सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने आहार एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन का पहला पार्ट पढ़ लिया था। अब वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आहार एवं पोषण हमारा टॉपिक चल रहा है, फूड एंड न्यूट्रिशन। लास्ट क्लास में हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन और कार्बोहाइड्रेट चालू कर चुके थे। आहार एवं पोषण में हमने अलग अलग पोषक पदार्थों की बात की। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो हमने कार्बोहाइड्रेट से बात स्टार्ट की थी। ऊर्जा प्रदान करने वाले, एनर्जी देने वाले प्रमुख पोषक पदार्थ हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने थे। शर्करा के अणुओं की संख्या के आधार पर, यानी मैं बात करूं कि कार्बोहाइड्रेट का इनकी रासायनिक संरचना या रासायनिक संगठन के आधार पर अगर वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, तो हमने देखे थे 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में यानी शर्करा का केवल एकल अणु सरलतम कार्बोहाइड्रेट थे, जो कि हम पढ़ भी रहे थे। मोनोसेकेराइड की हम बात कर रहे थे। इनके हमने कुछ विशेष गुण की भी बात की थी। मोनोसेकेराइड बताया भी था, सेकेराइड यानी शर्करा और मोनो यानी एक अणु, तो शर्करा का केवल एक अणु मोनोसेकेराइड। उदाहरण भी हमने देखे थे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की हमने बात भी की थी। ग्लूकोज कोशिकीय ईंधन कहा था। फिर हमने बात की थी फ्रक्टोज की, फल शर्करा। फ्रक्टोज को हमने फल शर्करा कहा था। सभी फलों में ये पाई जाती है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, ये भी बात की थी। और मनुष्य के वीर्य में पाई जाती है, ह्यूमन सीमेन में पाई जाती है फ्रक्टोज शर्करा। इसके अलावा एक और शर्करा जिसकी हम आज बात कर लेते हैं, मोनोसेकेराइड, वो है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज, ये गैलेक्टोज शर्करा, ध्यान देना शब्द में क्या बोल रहा हूं, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा, ये गैलेक्टोज दूध में पाई जाती है। अब यहां पर एक और बात आती है कि सर दूध शर्करा तो हम लैक्टोज को कहते हैं, कि कई जगह हमने सर पढ़ा है कि दूध शर्करा या मिल्क शुगर तो लैक्टोज होती है, आप गैलेक्टोज कैसे बता रहे हो? तो ध्यान देना, लैक्टोज क्या है, डाइसेकेराइड है। लैक्टोज में एक अणु किसका पाया जाता है, गैलेक्टोज का, और एक अणु किसका पाया जाता है, ग्लूकोज का। तो सुनना, दोनों में अंतर क्या है कि गैलेक्टोज दूध में पाई जाती है और दूध शर्करा या मिल्क शुगर किसे कहते हैं, लैक्टोज को, जो कि क्या है, डाइसेकेराइड। ये हमने बात की थी मोनोसेकेराइड की, सबसे मीठी शर्करा फल शर्करा, ये फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा थी। इस ग्लूकोज को हमने अंगूर शर्करा या ग्रेप शुगर भी कहा था। कारण था इसका कि बाकी सारे फलों में तो फ्रक्टोज पाई जाती है, लेकिन अंगूर में ये ग्रेप शुगर, ग्लूकोज, ये पाई जाती। कोशिकीय ईंधन भी कहा था। तो 3 प्रकार के ये मोनोसेकेराइड के उदाहरण हमने देखे। मोनोसेकेराइड के बाद अगली बात करें तो करते हैं डाइसेकेराइड की। डाइसेकेराइड यानी शर्करा के 2 अणु, यानी 2 मोनोसेकेराइड जब आपस में बंध बनाएंगे, ग्लाइकोसाइडिक बंध, तब जाकर शर्करा के 2 अणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे, डाइसेकेराइड का। तो डाइसेकेराइड के बारे में देखें। अगर मैं बताऊं डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड के बाद आ जाते हैं डाइसेकेराइड। इसमें लिख सकते हैं कि शर्करा के 2 अणु आपस में मिलकर
आपस में, अब सुनना यहां इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, आपस में जुड़ेंगे किसके द्वारा? ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा। लिख देते हैं, आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़कर डाइसैकेराइड का निर्माण करेंगे या डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे देखें? एक बार यहां पर समझना, थोड़ा सा देखो कि किस तरह से बंध बनेगा, किस तरह से दो शर्करा के अणु आपस में कैसे जुड़ेंगे। मैं दो मोनोसेकेराइड ले रहा हूं, ये देखिए C6H12O6, ग्लूकोज ये रख दिया मैंने ग्लूकोज। अब एक और शर्करा का अणु यानी एक और ग्लूकोज का अणु ले लेता हूं C6H12O6, ये एक और हो गया ग्लूकोज। तो अब सुनना, यहां पर क्रिया का नाम बता रहा हूं, नाम अगर ढंग से समझ लोगे तो आगे आप फॉर्मूला भी बना दोगे। यहां पर एक क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं निर्जलीकरण संश्लेषण। निर्जलीकरण संश्लेषण, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं। शब्द अगर ध्यान से पढ़ो तो पता चल जाएगा कि यहां पर निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है? जल का अलग हो जाना या किसी संरचना में से जल का निकल जाना। जल का फॉर्मूला क्या होता है? मुझे क्या करना है, यहां से जल को निकालना। ये लो, मैंने जल को पहले ही बाहर निकाल दिया। ये H2O इधर मैंने जल को पहले ही बाहर निकाल दिया। मैंने शब्द क्या बताया? निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, जल का बाहर निकल जाना। ये लो, जल को बाहर निकाल दिया। अब एक बार इधर देखो, कार्बन कितने? 6 और 6 12, ये रख दिया मैंने कार्बन 12। कार्बन 12। अब देखो हाइड्रोजन कितने? 12 और 12 कितना होना चाहिए था? 24, लेकिन 2 तो इधर आ गए, तो बचे कितने? 24 में से 2 इधर रख दिए, कितने बचे? 22, ये रख दिया मैंने 22। फिर ऑक्सीजन कितने? देखो 6 और 6 12, लेकिन एक ऑक्सीजन तो मैंने यहां रख दिया, तो कितने बचे ऑक्सीजन? ये लीजिए O11। ये किसका सूत्र हो गया? जब ग्लूकोज के दो अणु आपस में मिलते हैं, माल्टोज शर्करा का निर्माण करते हैं। वापस सुनना, डाइसैकेराइड शर्करा के दो अणु आपस में जुड़ गए। कौन सा बंध बना? ग्लाइकोसाइडिक बंध बना। और ये जो डाइसैकेराइड का निर्माण हुआ, दो मोनोसेकेराइड आपस में जुड़े, तो इस क्रिया में जल का एक अणु बाहर निकल गया। जल जब बाहर निकल जाता है तो उसे कहते हैं निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। ठीक है, ये देखिए निर्जलीकरण संश्लेषण या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तो मैंने पहले ही एक ये जल, भाई H2O क्या होता है? जल ही तो होता है। ये जल का अणु पहले ही बाहर निकाल दिया। अब बचे क्या क्या? ये देखो कार्बन 6 और 6 12, ये कार्बन 12 रख दिए। हाइड्रोजन कितने देखें? 12 और 12 24, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 22, क्योंकि 2 इधर रख दिए। कुल मिलाकर ध्यान रखना, हम जब रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तब भी मैं बताऊंगा कि रिएक्शन या रासायनिक समीकरण संतुलित होनी चाहिए। जितने कार्बन इधर है तीर के इधर, यानी ये लेफ्ट साइड में जितने कार्बन है राइट साइड में भी उतने कार्बन होने चाहिए। 6 और 6 12 हो गए। हाइड्रोजन 12 और 12 24, वहां देख लो 12 22 और 2, नीचे जल के अंदर भी 2 है 24। ऑक्सीजन की बात करें 12 11, ये हो गए और एक ये हो गया। ये हो गया डाइसैकेराइड, निर्जलीकरण संश्लेषण। अब यहां पर
दिमाग में आता है कि सर क्वेश्चन क्या बनेगा। ऑब्वियसली सीधी सी बात पूछते हैं, सुनना कि डाइसैकेराइड में दो मोनोसैकेराइड इकाइयां या दो साधारण शर्कराएं किस बंध के द्वारा आपस में जुड़ती हैं। क्वेश्चन यहां पर दे सकता है कैसे, साथ साथ में ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं कि डाइसैकेराइड में शर्करा के अणु आपस में जुड़े रहते हैं। और ऑप्शन आपके आ जाएंगे, जैसे ए आ गया हाइड्रोजन बंध के द्वारा, हाइड्रोजन बंध से, बी ऑप्शन आ गया जो सही ऑप्शन है ग्लाइकोसाइडिक बंध से, सी दे दिया पेप्टाइड बंध से, पेप्टाइड बंध से, और डी आ जाएगा, यहां पर लिख सकते हैं एस्टर बंध से। तो ये बंधों का भी ध्यान रखना। पेप्टाइड बंध फिर बता दूं, जब अपन प्रोटीन पढ़ेंगे तो अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बंध द्वारा। तो ये पेप्टाइड बंध वाला तो आएगा प्रोटीन में। भाई प्रोटीन भी क्या है, प्रोटीन में भी कई छोटे छोटे अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर बड़े बड़े प्रोटीन का निर्माण करेंगे। तो यहां पर प्रोटीन हो गया जिसमें कौन सा बंध पाया जाएगा, पेप्टाइड बंध। ये एस्टर बंध अपन देखेंगे, ये वसा या लिपिड में पाया जाएगा, वसा या लिपिड में। पूछ सकते हैं वसा में जो सरल इकाइयां होती है आपस में किस बंध के द्वारा जोड़ती हैं, एस्टर बंध के द्वारा। ठीक है, आगे बात करें ग्लाइकोसाइडिक, ये कार्बोहाइड्रेट में पाया जाएगा। यहां तक कि सुनना, अब डाइसैकेराइड में दो अणु थे, अपन ने बात की थी मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो ये डाइसैकेराइड एक प्रकार का क्या है, ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड बोल दो या पॉलीसैकेराइड बोल दो। कार्बोहाइड्रेट में शर्कराएं आपस में कौन से बंध के द्वारा जुड़ेगी, ये ग्लाइकोसाइडिक बंध से। और रही बात हाइड्रोजन की, तो ये हाइड्रोजन जो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं होती है, डीएनए के अणु में जो दोनों श्रृंखलाएं होती है, ये आपस में किससे जुड़ती है, ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ती है। तो कभी भी जैसे आप क्वेश्चन करते भी हैं, सही ऑप्शन चलो अपन ने पता लगा लिया, लेकिन जो बाकी तीन ऑप्शन हैं, उन तीन ऑप्शन में से भी तीन क्वेश्चन बनते हैं। यानी जब आप एमसीक्यू कहीं पर भी करते हो, सॉल्व करने का तरीका ऐसे रखो कि एक ही क्वेश्चन में आप चार चार क्वेश्चन ढूंढो खुद। इतना अगर आप सोचकर पढ़ेंगे तो वाकई में कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में चांसेस बढ़ते हैं। खैर आगे बात करते हैं। यहां पर मैंने बात की डाइसैकेराइड की। ये डाइसैकेराइड किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, ये ओलिगोसैकेराइड में, क्योंकि हमने बात की थी कि ओलिगोसैकेराइड में दो से 9 की संख्या में जब मोनोसैकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ती है ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा, तब जाकर डाइसैकेराइड का, ट्राइसैकेराइड का, टेट्रासैकेराइड का निर्माण होता है। ट्राइसैकेराइड का भी एग्जांपल दे देता हूं, पहले इस डाइसैकेराइड की भी बात कर लेते पूरी। अब डाइसैकेराइड के आपसे यहां पर फिर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो डाइसैकेराइड के उदाहरण बता रहा हूं। डाइसैकेराइड बने कैसे, ये तो अपन ने बात देख ली। अब डाइसैकेराइड के उदाहरण देखें। एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड्स, एग्जाम्पल्स की बात करता हूं। सबसे पहले सुक्रोज, यहां से फिर क्वेश्चन कैसे बनता है कि सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड। तो इस सुक्रोज में जो दो मोनोसैकेराइड हैं वो हैं कौन कौन से।
तो यहां पर हम देखते हैं सुक्रोज का निर्माण किससे होता है, देखना, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी क्या था, मोनोसेकेराइड था, ग्लूकोज भी क्या था, मोनोसेकेराइड था। तो ये दो मोनोसेकेराइड मिले, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, किसका निर्माण किया, सुक्रोज का। ये सुक्रोज की अगर मैं बात करूं, केन शुगर भी कहते हैं इसको। ये केन शुगर कहां से नाम आया, गन्ना जो होता है ना, गन्ना, गन्ने से प्राप्त, और गन्ने को हम कहते हैं शुगर केन कहते हैं। गन्ने को अपन क्या कहते हैं, शुगर केन, इंग्लिश में बोल देते हैं शुगर केन। ये लीजिए, गन्ने से प्राप्त। ये सुक्रोज की अगर मैं बात करूं, ये सुक्रोज जल में घुलनशील है। और भी देखें एक इसकी खासियत, इसका एक और नाम, इसे हम साधारण शर्करा या टेबल शुगर भी कहते हैं। साधारण शर्करा या टेबल शुगर कहते हैं। सीधी सी बात करूं, जो अपनी शक्कर होती है ना, शक्कर जो अपन घर में प्रयोग में लाते हैं शक्कर, वो यही शक्कर है, ठीक है। टेबल शुगर क्यों का एक सोफिस्टिकेट नाम है, बिकॉज क्या होता है, जो लोग टेबल पर बैठकर लंच डिनर करते हैं तो उनकी टेबल पर शुगर रहती है, शक्कर रहती है, इसलिए टेबल पर पाई जाती है। नॉर्मली मैंने कहा ना, सोफिस्टिकेट, जरूरी नहीं है सभी टेबल पर बैठकर खाना खाएं, लेकिन जो भी जैसे टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, टेबल पर शक्कर रहती है, वही टेबल शुगर, ये कहलाई साधारण शर्करा, सुक्रोज कहलाई। क्वेश्चन अब फिर मन में आता है कि सर क्वेश्चन कैसा बनेगा, तो सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है, सुनना, कि सुक्रोज बनी होती है, और चार ऑप्शन आ जाएंगे उसमें से, जैसे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दे दिया, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दे दिया, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज दे दिया, और ग्लूकोज प्लस कुछ और शर्करा दे दी। सही आंसर क्या होगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, दैट इज सुक्रोज। सेम ऐसे ही एक और उदाहरण डाइसेकेराइड का बता रहा हूं। सुक्रोज के बाद लैक्टोज, लैक्टोज, इसे ही हम क्या कहते हैं, दूध शर्करा, मिल्क शुगर। दूध शर्करा या मिल्क शुगर कहते हैं। इसे दूध शर्करा कहा क्योंकि ध्यान देना, दूध में पाई जाती है। और कैसे पाई जाती है, देखो डाइसेकेराइड है, इसका भी निर्माण दो मोनोसेकेराइड से हुआ होगा। वो मोनोसेकेराइड कौन कौन से लिख देता हूं, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, लैक्टोज का। यहां से भी क्वेश्चन बनता है भाई, जरूरी नहीं आपको सुक्रोज ही देंगे, ये लैक्टोज भी दे सकते हैं, और पूछ लेंगे लैक्टोज में कौन से दो मोनोसेकेराइड पाए जाते हैं। ये दोनों मोनोसेकेराइड के बीच में भी बंध कौन सा होगा, ग्लाइकोसाइडिक बंध होगा। ग्लाइकोसाइडिक बंध की बात भी की हमने कि किस तरह से ग्लाइकोसाइडिक बंध के दौरान निर्जलीकरण संश्लेषण, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हुआ, अभी अपन ने पढ़ा था। सेम ऐसे ही और आगे बात करूं, एक और उदाहरण लैक्टोज के जैसे ही आ जाएगा, माल्टोज। इसे माल्ट शर्करा कहते हैं, जौ में पाई जाती है, माल्ट शर्करा, जौ, जौ बोले तो बार्ले, बार्ले में उपस्थित, प्रेजेंट। जौ में उपस्थित या प्रेजेंट इन बार्ले। और भी ध्यान देना, जो अंकुरित होते हुए अनाज होते हैं, अंकुरित यानी जर्मिनेटिंग, जैसे पानी में अपन भिगोकर छोड़ देते हैं अनाज को, कई जने सुबह सुबह खाते, अच्छा होता है। तो ये भीगे हुए या अंकुरित होते हुए अनाज में भी ये वाली शर्करा पाई जाती है, माल्टोज शर्करा पाई जाती है। लिख सकते हैं
अंकुरित अनाजों में जर्मिनेटिंग सीरियल्स में, इनमें भी पाई जाती है। और फिर वही बात आ गई घूम फिर के, ये भी तो डाइसेकेराइड है, इसमें भी तो कोई दो मोनोसेकेराइड होने चाहिए। वो मोनोसेकेराइड कौन से हैं जिनकी अपन ने अभी बात भी की थी? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के दो अणु आपस में मिले माल्टोज, ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज मिल गया, बन गया लैक्टोज, और ये ही ग्लूकोज के साथ अगर फ्रक्टोज मिल गया, क्या बन गया? स्यूक्रोज। ये ऐसी शर्कराएं हैं, कौन सी है? डाइसेकेराइड। डाई यानी दो, सेकेराइड यानी शर्करा के दो अणु। उदाहरण हमने देखे डाइसेकेराइड के। अब यहां पर एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज सुनना, ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं, कार्बोहाइड्रेट्स अगर इनकी हम बात करें तो सुनना, कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड और कीटोन नामक क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। क्या क्या है बता रहा हूं, थोड़ा सा लेवल ऊपर ले जा रहा हूं, यहां पहले ही क्लियर बोल देता हूं मैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं? रासायनिक रूप से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज व कीटोज। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इसमें कौन कौन सी संरचना कैसी होती है वो बता रहा हूं, क्योंकि अब आगे इसका कार्बोहाइड्रेट का एक मुख्य गुण बताने के लिए यह बताना जरूरी है। पॉलीहाइड्रोक्सी यानी जो अल्कोहल का समूह होता है ना, OH, ये अल्कोहलिक ग्रुप इसमें पाया जाता है। अल्कोहलिक समूह या अल्कोहलिक ग्रुप पाया जाता है। जैसे अपन बात करते हैं ना मेथेनॉल, क्या लिखते हैं उसका सूत्र? CH3OH, अल्कोहल है, OH समूह आया। हम बात करते हैं ना एथेनॉल, CH3CH2OH, कौन सा समूह आया? OH। यानी इन कार्बोहाइड्रेट में भी ये अल्कोहल समूह पाया जाता है। पॉलीहाइड्रोक्सी यानी OH समूह बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। फिर बात आता है एल्डोज, यानी इसमें ये एल्डिहाइड समूह ये वाला पाया जाता है अंत में, अंतिम सिरे पर। और सबसे लास्ट में देखा कीटोज, यानी ये इस प्रकार का रासायनिक समूह पाया जाता है। थोड़ा सा समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखना देखो कि एल्डिहाइड और कीटोन के इनके व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो आगे बात करें। अब मैं बताने वाला हूं जो टॉपिक मुझे समझाना यहां पर, कि कुछ शर्कराएं, कुछ शुगर्स, शर्कराएं बोले तो कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स, कुछ शुगर्स ऐसी होती हैं जो अपचायक प्रकृति की होती है। अपचायक बोले मतलब क्या? सुनना, दूसरों का क्या कर देगी? अपचयन। और अपचयन या रिडक्शन कब होता है? सुनना, पहले सुनना फिर अपन लिख भी लेंगे। मैं कह रहा हूं कि किसी पदार्थ का अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसमें या तो हाइड्रोजन जुड़ रही है या वहां से ऑक्सीजन निकल रही है। ऑक्सीकरण का उल्टा है। ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन में क्या होता है? किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जाकर जुड़ जाना या उस पदार्थ में से हाइड्रोजन का निकल जाना। सुनना वापस, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का जुड़ जाना, अपचयन यानी हाइड्रोजन का जुड़ जाना, या उल्टा भी कह सकता हूं, ऑक्सीडेशन जहां पर ऑक्सीजन जुड़ रही थी, अगर ऑक्सीजन नहीं जुड़ी लेकिन वहां से हाइड्रोजन निकल गई, यह भी ऑक्सीकरण है। अपचयन या रिडक्शन यानी हाइड्रोजन का जुड़ना
हो सकता है हाइड्रोजन जुड़ नहीं रही लेकिन वहां से ऑक्सीजन निकल गई, वो अपचयन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो कुछ शर्कराएं ऐसी होती है जो दूसरे पदार्थों का अपचयन, रिडक्शन कर देती है, और ऐसी शर्कराएं अपचायक शर्कराएं, रिडक्टिव शुगर्स कहलाती है। बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सी होती है। सभी मोनोसेकेराइड अपचायक होती है। यहां हमने 3 डाइसेकेराइड पढ़े, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। सुक्रोज को छोड़ दो, लैक्टोज और माल्टोज भी अपचायक शर्कराएं हैं। अब पूछे क्यों है ये अपचायक शर्कराएं, तो इसका आंसर भी दे देता हूं, ध्यान देना। शर्कराएं कैसी हो सकती है, जैसे मैं 2 वर्गीकरण कर रहा हूं यहां पर, अपचायक, अपचायक बोले तो रिड्यूसिंग, अपचायक बोले तो रिड्यूसिंग, और दूसरी क्या हो जाएंगी, अनअपचायक। यानी जो दूसरे का अपचयन नहीं कर पाती, नॉन रिड्यूसिंग। अपचायक और अनअपचायक। अपचायक जो दूसरों का अपचयन करती है, इसमें कौन कौन आ जाएंगे देख लो, उदाहरण देख लो। सभी मोनोसेकेराइड, कथन आ गए 4 की निम्नलिखित में से सत्य कथन है, असत्य कथन है। 3 कथन, बाकी कोई से भी हो। चौथा कथन था सभी मोनोसेकेराइड अपचायक होते, तो आपका आंसर क्या जाएगा, सभी मोनोसेकेराइड अपचायक होते, ये सही कथन है। आगे बात करते हैं। और सभी मोनोसेकेराइड के अलावा लैक्टोज और माल्टोज इसमें आ जाएंगे, लैक्टोज और माल्टोज आ जाएंगे। जबकि अनअपचायक की बात करूं तो इसमें हम देखते हैं सुक्रोज। सुक्रोज का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, अनअपचायक शर्करा होती है। फिर अच्छा ये दिमाग में आता है कि ये अपचायक अनअपचायक का पता कैसे चलेगा, देखकर थोड़ी पता चलता है। तो इसका परीक्षण करने के लिए हम एक विलयन का प्रयोग करते हैं, बेनेडिक्ट विलयन या फेहलिंग विलयन। बेनेडिक्ट विलयन या फेहलिंग विलयन के साथ ये शर्कराएं क्या करती है बता देता हूं, देखना। बेनेडिक्ट विलयन सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट विलयन या फेहलिंग सॉल्यूशन, या क्या कह सकते हैं, फेहलिंग विलयन फेहलिंग सॉल्यूशन इनमें ध्यान देना, सुनना एक बात। अब अपचयन कैसे कर रहे हो वो बता रहा हूं। इनमें कॉपर आयन होता है द्विधनावेशित अवस्था में, Cu+2 अवस्था में। अब अगर कोई अपचायक शर्करा इसमें डाल दें, इस विलयन में अपचायक शर्करा, रिड्यूसिंग शुगर इसमें डाल दें, तो सुनना Cu+2 चेंज हो जाता है Cu+1 में, Cu+ में चेंज हो जाता है। और ऐसे में क्या होगा, इस विलयन का रंग चेंज हो जाएगा। ये विलयन होता है नीले रंग का, और अब विलयन का रंग भूरा, हरा, डिपेंड करेगा कौन सी शर्करा आपने या कौन सी शर्करा का आपने प्रयोग किया। अपचायक शर्कराएं, ठीक है। तो ये सुनना, ध्यान रखना कि कार्बोहाइड्रेट में हमने मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड देखे, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए यहां पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन सीधा सीधा क्या है, अब मैं यहां से क्वेश्चन बता देता हूं।
ठीक है। क्वेश्चन बता देता हूं कि निम्नलिखित में से ऐसा ऑप्शन आ गया, क्वेश्चन लिख भी लेते हैं चलो, कि निम्नलिखित में से सत्य कथन है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ बता रहा हूं। अब यहां पर आपके ऑप्शन आ गया ए कि फ्रक्टोज सबसे, या ऐसे कह सकते हैं फ्रक्टोज फलों में पाई जाने वाली डाइसैकेराइड है। फ्रक्टोज फलों में पाई जाने वाली डाइसैकेराइड है। दूसरा ऑप्शन है कि ग्लूकोज अनअपचायक शर्करा है। ऑप्शन सी है फेहलिंग विलियन से शर्करा की अपचायक प्रवृत्ति को ज्ञात किया जाता है। और डी ऑप्शन देखते हैं कि माल्टोज दूध में पाई जाती है। ऐसा क्वेश्चन आया। तो अब इसमें देखो, हर क्वेश्चन में हर जो ऑप्शन है, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में हम हर एक ऑप्शन में देखो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। हम ये भी देखेंगे कि कोई ऑप्शन गलत क्यों है। सत्य है तो ठीक है, सत्य अपना है आंसर, ढूंढना है सत्य कथन कौन सा है, ये तीसरा है, पहले ही बता दो। लेकिन ए, बी और डी गलत क्यों है ये देखो। हालांकि छोटा सा एक बार क्वेश्चन ऐसा आ गया अपचायक प्रवृत्ति, तो ये अपचायक प्रवृत्ति समझने के लिए ये हमें सारा जानना जरूरी था। तो बात करें, देखें इसमें कि फ्रक्टोज फलों में पाया जाने वाला डाइसैकेराइड नहीं, ये क्या होता है मोनोसैकेराइड, ये गलत हो गया। फिर आता है ग्लूकोज अनअपचायक शर्करा है, नहीं, ये केवल एक इस ऑप्शन की वजह से हमें ये सब पढ़ना पड़ा। अनअपचायक नहीं, अपचायक शर्करा होती है। अपचायक का मतलब क्या, जो दूसरों का रिडक्शन कर दे। अनअपचायक को इंग्लिश में बोल देंगे नॉन रिड्यूसिंग, अपन ने पीछे भी लिखा है इसके बारे में, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। तो ग्लूकोज क्या होता है, अपचायक होता है, रिड्यूसिंग होता है, इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। हाँ, फोर्थ स्टेटमेंट क्यों गलत हो गया, माल्टोज नहीं, लैक्टोज पाई जाती है दूध में, या गैलेक्टोज बोल दो। तो केवल इस एक क्वेश्चन की वजह से ऐसे हमें पढ़ने पड़ते, ठीक है। चले आपके कमेंट्स देख लूं बीच में, तो कोई बात नहीं, ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाता है, ठीक है। बाकी ऐसे नहीं है कि थ्रू आउट पूरा सिलेबस में हमें इतना लेवल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लैक्टोज शर्करा में होती है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं, लेकिन फिर कह रहा हूं टफ क्वेश्चन देखकर घबराया मत करो। कुछ चीजें ऐसी पढ़नी जरूरी होती है, क्योंकि अगर जैसे एक भी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, फिर अगर वो क्लास में डिस्कस नहीं होता तो ऐसा लगता है ना कि सर पूरा नहीं पढ़ाया, इसलिए। और हाँ, जैसे सिलेबस की तो कोई बात नहीं, 90 डेज का है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चलता रहेगा। ऐसे कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, अगर आप चाहते हैं कि अपन वही पढ़ें कि फ्रक्टोज मीठी होती है, शहद में होती है, तो ऐसे में ये बात तो फिर ये हो जाएगी कि फिर हम एग्ज़ाम के वो पक्ष को नहीं देखना चाहते,
कि जिसमें लेवल ऐसा भी जाता है। ये क्वेश्चन आज मैंने जानबूझकर ये एक थोड़ा सा मैंने स्पीड में भी लेकर चला और थोड़ा सा मैं हाई लेवल पर भी ले गया, बस केवल ये देखने के लिए कि आप घबरा तो नहीं जाते। दूसरी क्लास में ही घबरा गए आप तो। खैर चलें, ठीक है, थोड़ा सा इस हिसाब से अपने को थोड़ा लेवल अप डाउन करना पड़ेगा। क्वेश्चन एग्जाम में आते, मैंने कहा ना, पहली क्लास में बताया था, एक क्रिस्पर टेक्नोलॉजी होती है, वो इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एनटीपीसी में पूछी। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी डीएनए में एडिटिंग की, और वो आरएएस तक में भी, आज तक आरएएस प्री में भी क्रिस्पर से क्वेश्चन नहीं आया, आईएएस में आया हुआ है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि अपन आईएएस का सिलेबस पढ़ाएं आपको, सिलेबस तो अपना ही रहेगा, लेकिन कुछ जगह अप और डाउन हो तो थोड़ा सा खुद को फ्लेक्सिबल करो, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं है, हाँ समझना जरूरी है, समझ में नहीं आए तो अलग बात है, फिर समझना जरूरी है। तो ये हमने कुछ चीजें आपको बताई आज, जिसमें अपन ने मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड वगैरह की बात की, कौन अपचायक है कौन अनअपचायक है, केवल इतना जान लीजिए बस। पूरा सार बता दूं आपको कि आपको क्या ध्यान रखना है, ये वाली स्लाइड ध्यान रखनी है कि अपचायक कौन सी है, अनअपचायक कौन सी है, बस ये केवल एक स्लाइड ध्यान रख लोगे कि अपचायक रिड्यूसिंग कौन है, सभी मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड में ये दो, और ये सुक्रोज कैसा है, अनअपचायक है, ठीक है। हाँ ऐसे घबराना नहीं है, बिल्कुल, वेरी गुड, एग्जैक्टली, ठीक है। तो थोड़ा सा कभी कभी ऊपर नीचे चलेगा, इतना चलता है, ठीक है। इसलिए बाकी हाँ समझ में आएगा, ये ध्यान रखें कि समझ में आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आए तो बस ये तैयार रखना है खुद को इन चीजों के लिए। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड में हमने पहले क्या पढ़ा, डाइसेकेराइड। अब यहां पर भी देखो, डिटेल में जाने के लिए तो खूब चीजें होती है, लेकिन अननेसेसरी डिटेल में नहीं जाना, बस केवल एक उदाहरण देख लो। ट्राइसेकेराइड, ये ट्राइसेकेराइड क्या होगा, अब देखो खुद भी आप नाम से बता सकते हो। ट्राई यानी तीन, सेकेराइड यानी शर्करा के तीन अणु। और जो सारे मोनोसेकेराइड थे ना, देखो और भी याद करने के लिए आसान तरीका बता दूं कि जो हमने मोनोसेकेराइड देखे ना, कौन कौन से, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, तीनों का एक एक अणु आ जाएगा, क्या बन जाएगा, ट्राइसेकेराइड, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको उदाहरण बता दूं, ट्राइसेकेराइड का उदाहरण क्या हो जाएगा, ये ट्राइसेकेराइड का उदाहरण हो जाएगा कि इसमें हमने मिला दिया ग्लूकोज, इसके साथ जोड़ दिया गैलेक्टोज, और इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, फ्रक्टोज। कितने अणु हो गए, शर्करा के तीन अणु हो गए। ये क्या कहलाता है, ट्राइसेकेराइड। और ये ट्राइसेकेराइड शर्करा, इसका नाम देख लो, रेफिनोज शर्करा, नाम ध्यान रखना। रेफिनोज शर्करा पूछ लिया कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन कैसा आ गया, देख लो। अब सरल क्वेश्चन भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से डाइसेकेराइड है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। केवल टफ ही टफ नहीं करवा रहे अपन, कुछ टफ जहां पर जाए तो घबराना नहीं है। देखें, ए पहला ऑप्शन दे देता हूं, ग्लूकोज। दूसरा ऑप्शन आ जाएगा फ्रक्टोज। तीसरा आ गया रेफिनोज, और चौथा आ गया माल्टोज। तो आपका आंसर क्या जाएगा फिर, ठीक है, माल्टोज, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, रेफिनोज, माल्टोज। देखो ये दोनों तो क्या थे, मोनो थे, मोनोसेकेराइड। ये क्या हो गया, ट्राइसेकेराइड। और ये क्या हो गया, डाइसेकेराइड। तो गिनती के आधार पर मोनो देख लिया, डाई देख लिया, ट्राई देख लिया,
ठीक है, ट्राई में केवल नाम ध्यान रख लो, सफिशिएंट है। क्योंकि आगे अब बात करते हैं अपन पॉलीसेकेराइड की। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड देख लिए, अब बात कर रहा हूं मैं पॉलीसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। हाँ वेरी गुड, कईयों का आंसर आ रहा है डी, अब देख रहा हूं, ठीक है, डी हो जाएगा आंसर। अब मैं बात करता हूं कार्बोहाइड्रेट का अंतिम प्रकार, लास्ट टाइप क्या हो जाता है, पॉलीसेकेराइड। लिखें, देखें पॉलीसेकेराइड में क्या हो जाएगा। पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब बहुत ज्यादा। तो एग्जैक्टली पॉलीसेकेराइड में जो शर्करा के अणु होते हैं, बहुत ज्यादा शर्करा के अणु आपस में मिलकर पॉलीसेकेराइड का निर्माण करेंगे। और इनके उदाहरण बता देता हूं, देखो यहां पर पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है, ग्लूकोज के 6000 अणु मिलते हैं, यानी 6000 मोनोसेकेराइड आपस में मिले तो किसका निर्माण हुआ, सेल्यूलोज का। पौधों की कोशिका भित्ति, सेल वॉल में पाया जाता है सेल्यूलोज। और बात करें सेल्यूलोज के अलावा ग्लाइकोजन। अब सुनना, ग्लाइकोजन क्या है। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाया, काफी सारे खाने का पाचन हो गया, डाइजेशन हो गया, और हमें जितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट थी, ऊर्जा निकाल दी। वो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, कोशिका में अपन ने देखा भी था। अब जो अतिरिक्त खाना एक्स्ट्रा बच गया, उसका क्या करेंगे, तो उस एक्स्ट्रा खाने को हमारे शरीर में स्टोर कर लिया जाता है, किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। यानी जंतुओं में संचित भोजन का रूप कौन है, ग्लाइकोजन। स्टोर्ड फूड इन एनिमल्स क्या है, ये है ग्लाइकोजन। पौधे भी तो स्टोर करेंगे, पौधों में भी तो पोषक पदार्थ या जो भोजन स्टोर होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। तो चाहे मैं सेल्यूलोज कहूं, चाहे मैं ग्लाइकोजन कहूं, चाहे मैं स्टार्च कहूं, सभी क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट है। और कौन से कार्बोहाइड्रेट है, जटिल कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जटिल ऐसे या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हमने देखे, सेल्यूलोज, स्टार्च या ग्लाइकोजन। इनके अलावा और भी है, ठीक है। तो यहां पर मैं बात करता हूं आगे पॉलीसेकेराइड्स की। ये सब कार्बोहाइड्रेट के ही प्रकार हैं, पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड में बात करें क्या है ये, कि 10 या इससे अधिक, 10 या इससे ज्यादा मोनोसेकेराइड आपस में जुड़कर पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं, पॉलीसेकेराइड बनाते हैं या इनका निर्माण करते हैं। और इनके उदाहरण भी लिख देता हूं साथ में। एग्जाम्पल, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। सेल्यूलोज कहां पाया जाता है, पौधों की भित्ति में, पौधों की कोशिका भित्ति में। प्लांट्स सेल वॉल में पाया जाता है, प्लांट सेल वॉल में होगा, ठीक है। स्टार्च की बात करें तो पौधों में संचित भोजन, स्टोर्ड फूड, हो जाएगा।
ठीक है। ग्लाइकोजन ये जंतुओं में, दोनों का अंतर ध्यान रखना बस, कि जंतुओं में संचित भोजन और पौधों में संचित भोजन दोनों कौन कौन से हैं? पौधों में स्टार्च और जंतुओं में ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जंतुओं में स्टोर किया जाता है, इसे एनिमल स्टार्च भी कह देते हैं, ठीक है। पौधों में क्या है? स्टार्च। ग्लाइकोजन को हम बोल देते हैं एनिमल स्टार्च। ये तो प्रमुख उदाहरण हो गए, मेन एग्जांपल्स हो गए पॉलीसेकेराइड के, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। इनके अलावा 2-3 और उदाहरण बता देता हूं, जैसे काइटिन। ये काइटिन जो होता है, कीट जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, इन कीड़े मकोड़ों का जो बाह्य कंकाल होता है, एक्सटर्नल स्केलेटन होता है, उसमें काइटिन पाया जाता है। और ध्यान देना, अभी बारिश का टाइम है, खूब सारी हम देखते हैं आसपास फफूंद खूब सारी लग जाती है। खाने पीने के सामानों पर वो सफेद सफेद सी कुछ जाले से दिखते हैं, फफूंद कहते हैं, जिसे कवक या फंजाई कहते हैं। ये कवक की कोशिका भित्ति में काइटिन पाया जाता है, वो भी पॉलीसेकेराइड है। तो पौधों की कोशिका भित्ति सेल वॉल में सेलुलोज, जंतुओं की बात करें ग्लाइकोजन, पौधों में संचित भोजन स्टोर्ड फूड की बात करें स्टार्च, और भी आगे उदाहरण बता देता हूं, जैसे काइटिन, और भी उदाहरण हो जाएगा काइटिन। ये कवक या इसे फफूंद कह देते हैं, या इसे फंजाई कह देते हैं। कवक, फफूंद या फंजाई की कोशिका भित्ति में, सेल वॉल में, कोशिका भित्ति या सेल वॉल में, और भी देखें, काइटिन के अलावा पेक्टिन, इनुलिन, ये भी पॉलीसेकेराइड के ही उदाहरण हैं। ये भी पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं ये भी, ठीक है। तो काइटिन, इसका ध्यान रखना, पेक्टिन ये भी पौधों में पाई जाती है, और इनुलिन ये भी पौधों में ही पाई जाती है। एक पौधा होता है डहेलिया, उसकी जड़ों में पाया जाता है इनुलिन। तो एक बार मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि अपन स्टार्ट से अपन ने पढ़ा था मोनोसेकेराइड। सबसे पहले अपन ने देखे थे कौन कौन से मोनोसेकेराइड होते हैं, लास्ट क्लास से ही अपन ने आगे कंटिन्यू किया था, गैलेक्टोज से अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया। फिर देखा ये जो डाइसेकेराइड होते हैं, मोनोसेकेराइड पढ़ लिया, डाइसेकेराइड में शर्कराओं के 2 अणु आपस में किससे जुड़े? ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ते। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनमें जो सरल इकाइयां होती है आपस में कौन से बंध के द्वारा जुड़ी रहती है? क्योंकि अपन ने कहा ना डाइसेकेराइड शर्करा के 2 अणु जुड़े, कौन से बंध, कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़े? तो क्या आ जाएगा? ग्लाइकोसाइडिक बंध। फिर हमने देखा कि किस तरह से निर्जलीकरण संश्लेषण, नाम फिर भी नया हो सकता है लेकिन कोई बहुत टफ नहीं है। निर्जलीकरण संश्लेषण का मतलब जब ये 2 आपस में जुड़े तो क्या हुआ? जल का एक अणु निकल गया, और अपन ने इसको बैलेंस करके भी देखा। सबसे पहले ही मैंने यहां पर एक जल का अणु निकाल कर रख दिया था, और फिर यहां पर देखा इन दोनों के जोड़ करते गए और उधर बैलेंस किया अपन ने, ठीक है। अब फिर डाइसेकेराइड से संबंधित अपन ने ये क्वेश्चन भी देखा, इसमें अपन ने ये भी देख लिया हाइड्रोजन बंध किस में पाया जाता है? डीएनए की जो दोनों श्रृंखलाएं होती है आपस में किस बंध के द्वारा जुड़ती है? हाइड्रोजन बंध से। पेप्टाइड बंध प्रोटीन में पाया जाता है, आगे पढ़ेंगे अपन। एस्टर बंध वसाओं या लिपिड में पाया जाता है, लेकिन ग्लाइकोसाइडिक बंध किस में पाया जाता है? ये डाइसेकेराइड कह दो, पॉलीसेकेराइड कह दो, कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। फिर हम और भी आगे बात की, हमने डाइसेकेराइड के उदाहरण देखे, जैसे स्यूक्रोज की बात की, हमने लैक्टोज, माल्टोज की बात की। सीधा क्वेश्चन वहां पर आता है कि स्यूक्रोज में कौन से 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां पाई जाती है, लैक्टोज में कौन सी पाई जाती है, इस माल्टोज में कौन सी पाई जाती है। फिर हमने इनकी अपचायक प्रकृति, जहां पर कई जने थोड़ा सा विचलित हो गए थे कि सर ये इतना अपचायक प्रकृति, एक बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ इसलिए ये पढ़ाना जरूरी था, छोड़ तो नहीं सकते, ठीक है।
तो अपचायक प्रकृति पर पूछा तब मैंने आपको ये सब इस तरह से बताया, ठीक है। तो देखो घबराने की बात नहीं है। कई जने कह रहे घबराहट बहुत हो रही, क्यों घबराहट हो रही है भाई, अभी तो एग्जाम में इतना टाइम है, और मैं तो कहूँ कल भी एग्जाम हो, तो घबराना क्यों, ठीक है, घबराना क्यों फिर। अच्छा, आर्टिफिशियल शुगर पूछ रहे हैं, जैसे सैकरीन कहते हैं जिसे, सैकरीन आपकी जो सुपारी वगैरह वो आती है ना, सुपारी वगैरह को मीठा बनाने के लिए शक्कर का प्रयोग करोगे तो महंगी पड़ जाएगी। सैकरीन आपकी जो सुक्रोज होती है उससे हजारों गुना मीठा होता है। इतना सा सैकरीन पूरी उस सुपारी के पाउच को मीठा कर देगा, ठीक है। हाँ, ट्राइसेकेराइड हो या पॉलीसेकेराइड, सब में डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है, सब में ऐसे जल के अणु निकलेंगे। अपचायक और इनकी बता दे। अच्छा, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग एक बार रिपीट कर दूं, चलें, आपके ऐसे कमेंट भी देख लेता हूं मैं बीच बीच में। हाँ, सभी को नमस्कार। तो देखो, आर्टिफिशियल शुगर की बात की, सैकरीन की अपन ने बात की, ठीक है, बहुत मीठी होती है। जो अपनी फ्रक्टोज होती है ना, जिसे सबसे मीठी शर्करा कहते हैं, उससे तो हजारों गुना मीठा होता है, लेकिन वो शर्करा नहीं है। सैकरीन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है। चले अब आगे बात करें जो अपचायक अनअपचायक है। अपचायक हम किसे कहते हैं, रिड्यूसिंग किसे कहेंगे, जो दूसरों का अपचयन कर दे। ऑक्सीकारक किसे कहेंगे, जो दूसरों का ऑक्सीकरण कर दे या ऑक्सीडेशन कर दे, ठीक है। कुछ शर्कराओं में ये गुण होता है कि वो दूसरों का क्या कर देगी, अपचयन कर देगी, रिडक्शन कर देगी। और अपचयन करने का ये गुण उनमें आता है उनकी रासायनिक प्रवृत्ति के कारण। अगर मैं बात करूं ऐसी वो कौन कौन सी शर्कराएं जो अपचायक हैं, दूसरों का रिडक्शन कर देती है, तो मेरे सामने ये 3 उदाहरण आते हैं। सभी मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, अपचायक, दूसरों का क्या करेंगे, अपचयन। लैक्टोज और माल्टोज ये भी क्या करते हैं, दूसरों का अपचयन, दूसरों का रिडक्शन करेंगे, ये अपचायक शर्कराएं। तो कुछ ऐसी भी होती है दूसरों का रिडक्शन या अपचयन नहीं कर पाती हैं, वो कौन सी हो गई, सुक्रोज, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन आ गया। अब इनमें से अगर अपन बात करें घुलनशील, सभी मोनोसेकेराइड घुलनशील, अपन ने देखा भी था। जब मैंने मोनोसेकेराइड लिखा है तब आपको लिखवाया था कि मोनोसेकेराइड स्वाद में मीठे, रंगहीन और जल में घुलनशील होते हैं। यहां पर आ जाओ, डाइसेकेराइड में भी हम कई देखते हैं ऐसी शर्कराएं घुलनशील होती हैं, ठीक है। इसलिए ये आपको एक बार रिपीट करवा देता हूं। काइटिन सभी कीटों में, कीटों का जो बाहरी कंकाल होता है ना, ये लास्ट में इसमें भी लिख देता हूं। अच्छा, ये बेनेडिक्ट विलियन या फेलिंग विलियन की बात की, ये क्या होता है, एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसमें आप कोई भी शर्करा को डाल दो, अगर उसका रंग चेंज हो गया ना, मतलब वो शर्करा अपचायक है, दैट्स इट, ठीक है। यानी ये इन चीजों का, हाँ, बीच बीच में जैसे आगे अपन, अच्छा क्वेश्चंस भी आप देखते ही जाते हैं। तो काइटिन लगभग सभी कीटों का जो बाहरी कंकाल होता है, ठीक है, बाहरी कंकाल जो होता है, कवच नुमा उन पर आवरण जो होता है, वो काइटिन का बना होता है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग के बारे में अपन बस इतना ध्यान रखना, दूसरों का अपचयन कर देगी, और जब उसकी रिएक्शन हम इस बेनेडिक्ट विलियन या फेलिंग विलियन के साथ करवाएंगे तो ये इसका रंग बदल देती। क्यों बदली, क्योंकि देखो +2 से क्या कर दिया, प्लस कर दिया इस कॉपर को। अपन कहते हैं ना, इस कॉपर का क्या हो गया, अपचयन। अगर ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर +2 से क्या हो गया, +1। ऑक्सीडेशन नंबर में जब कमी आती है मतलब क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, ठीक है। फिर आगे हमने उदाहरण भी देखे थे, ऐसे क्वेश्चन देखते हुए फिर हमने ट्राइसेकेराइड की बात की, डाइसेकेराइड का क्वेश्चन देखा, पॉलीसेकेराइड में हमने कुछ देखे, ठीक है। कवक फफूंद की कोशिका भित्ति में, और यहां पर लिख देता हूं, कीटों के बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन के निर्माण में। तो ये चीजें हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की, ठीक है। सैकरीन आर्टिफिशियल शुगर है, ठीक है। नोट्स साथ साथ जो भी मैं बोलता रहा हूं, जो भी आपको यहां पर मिले, ये सभी आपको नोट्स के रूप में मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी बात करते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे
लिपिड के बारे में, वसाओं के बारे में, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट के कार्य भी देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे, तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।